नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार से फिर से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा केंद्रीय विषय होगा वो होगा आधुनिक भारत से संबंधित। और आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम के टॉप ऑफ व्यू से बन सकते हैं, जो कि आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमारा डिस्कशन चलेगा। तो से जो सीरीज़ चलेगी वो आधुनिक भारत के इतिहास पे चलेगी दोस्तों। अगर आप आधुनिक भारत से संबंधित इससे पहले के कुछ विषयों पर अध्ययन करना चाहते हैं, कुछ टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके जीआईसी लेक्चर के, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए ये प्रश्न क्या होगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूटने ना पाए। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं कि जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसके अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। बस समझिए दोस्तों, सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि आपके आधुनिक भारत से संबंधित है। तो आपका पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनब्रो के समय में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने दास प्रथा को अवैध घोषित किया था। बात समझे दोस्तों, प्रश्न क्या है, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनब्रो के समय में ऐसा कौन सा अधिनियम था कि जिसने दास प्रथा को अवैध घोषित किया था। आपके विकल्प हैं अधिनियम 6, बी विकल्प है अधिनियम 5, सी विकल्प है अधिनियम 3 और डी विकल्प है अधिनियम 8। तो प्रश्नों के आधार पर या कह लीजिए विकल्पों के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से प्रश्नों को देखिए और विकल्पों के आधार पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। साथ ही साथ कॉपी पेन लेके बैठें, ताकि आप ये जान सकें कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनब्रो के समय में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने दास प्रथा को अवैध घोषित किया था। विकल्प क्या था, अधिनियम 6, अधिनियम 5, अधिनियम 3 और अधिनियम 8। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनब्रो के समय में जो अधिनियम 5 था उसने दास प्रथा को अवैध घोषित किया था। दोस्तों याद रखिएगा, अधिनियम 5 जो था उसने क्या किया था, दास प्रथा को अवैध घोषित किया था। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। प्रश्न बहुत ही अच्छा। 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो आपका विकल्प है रासबिहारी बोस, अंबिका चरण मजूमदार, भूपेंद्र नाथ बोस या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से प्रश्न को उत्तर दीजिए दोस्तों। 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। दोस्तों दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 का, वो कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा 1916 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में संपन्न हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने की थी दोस्तों, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा कि 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। प्रश्न विकल्प क्या है, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए कि भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। विकल्प क्या है, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। किसको जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है, या कह लीजिए गरम दल के नेता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को भी जाना जाता है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनाया गया था।
प्रश्न क्या है कि स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनाया गया था? तो ए विकल्प है 1903 का मद्रास अधिवेशन, बी विकल्प है 1904 का बॉम्बे अधिवेशन, सी विकल्प है 1905 का बनारस अधिवेशन और डी विकल्प है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। तो स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनाया गया था, इसका आपको उत्तर देना है। विकल्प भी आपके सामने है। विकल्प क्या है? 1903 का मद्रास अधिवेशन, 1904 का बॉम्बे अधिवेशन, 1905 का बनारस अधिवेशन, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। तो दोस्तों स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के जिस अधिवेशन में अपनाया गया था वो अधिवेशन है 1904 का बॉम्बे अधिवेशन। क्या हो जाएगा? माफ़ कीजिएगा दोस्तों, स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था, ये पूछ रहा है। तो स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के जिस अधिवेशन में रखा गया था वो था 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। किसमें रखा गया था? 1906 का कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ था तो इस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा रखा गया था। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से नहीं था? यानी 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्पों के आधार पर आपको बताना है कि भारतीय मुस्लिम लीग के कौन संस्थापक नहीं थे। तो ए विकल्प क्या है? नवाब मोहसिन उल मुल्क, बी विकल्प है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी विकल्प है आगा खान, डी विकल्प है ढाका के नवाब सलीमुल्लाह। समझ रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से एक नहीं था? कौन नहीं था ये आपको पहचानना है। विकल्प क्या है? नवाब मोहसिन उल मुल्क, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह। तो दोस्तों उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से एक नहीं था। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, भारतीय मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे उसमें कौन कौन शामिल था? नवाब मोहसिन उल मुल्क, आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह। पर जो एक मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन नहीं थे दोस्तों? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक ऐसे व्यक्ति थे जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं रहे। तो आपका क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के बाद दोस्त मोहम्मद खान को कैदी के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान पर निर्वासित किया गया था? समझ रहे दोस्तों, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के बाद मोहम्मद खान को कैदी के रूप में किस स्थान पर निर्वासित किया गया था? आपके विकल्प क्या हैं? सूरत, देहरादून, बॉम्बे, कलकत्ता। समझ रहे हैं दोस्तों, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के बाद मोहम्मद खान को कैदी के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान पर निर्वासित किया गया था? आपके विकल्प हैं सूरत, देहरादून, बॉम्बे, कलकत्ता। तो दोस्तों प्रथम आंग्ल है ना, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के बाद मोहम्मद खान को कैदी के रूप में कहाँ निर्वासित किया गया था, ये आपके प्रश्न था। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जब हो गया था तो उसके बाद मोहम्मद खान को प्यारे दोस्तों कलकत्ता में कैदी के रूप में क्या किया गया था? निर्वासित किया गया था। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा? कलकत्ता। तो कलकत्ता कौन से ऑप्शन में दे रहा है? डी विकल्प पे दे रहा है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जहां मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, और जहां पर क्या हुआ था कि मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। तो आपको बताना है कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। और इसी तरह से आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो कराची अधिवेशन में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो पूछ रहा है। आपके विकल्प हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। बात समझ में आ रही है दोस्तों? विकल्प क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में ये
प्रस्ताव पारित किया गया था कि मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति से संबंधित जितने भी प्रस्ताव थे पारित किए गए थे। पर उस अधिवेशन जो कराची अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी प्यारे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने की थी दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा। किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सर जॉन लॉरेंस भारत के वायसराय का सुधार था? ठीक है दोस्तों, आपको क्या बताना है कि ये जो 4 विकल्प हैं इसमें से कौन सा है जो सर जॉन लॉरेंस द्वारा सुधार किया गया था। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है जो कि सर लॉरेंस के द्वारा सुधारा गया था, जो कि भारत के वायसराय थे। तो वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सर जॉन लॉरेंस यानी भारत के वायसराय का सुधार था। ए विकल्प है भारत और यूरोप के बीच टेलीग्राफी प्रणाली खोली गई थी, राज्य प्रबंधित रेलवे की वकालत की गई थी, भारतीय वन विभाग बनाया गया था, या इन सभी में से सभी। तो फटाफट से विकल्पों के आधार पर उत्तर दीजिए प्यारे दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और द सक्सेस पॉइंट @एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से ऐसे ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, दिए जाते हैं। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए, अपना प्यार अपना सपोर्ट दीजिए दोस्तों, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ज़मीन से लेकर अर्श तक जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। तो सर जॉन लॉरेंस के द्वारा जो सुधार किया गया था वो कौन सा है इसमें से? तो प्यारे दोस्तों, भारत और यूरोप के बीच टेलीग्राफी प्रणाली खोली गई थी, ये भी सही है। राज्य प्रबंधित रेलवे की वकालत की गई थी, तो ये भी विकल्प सही है। भारतीय वन विभाग बनाया गया था। तो तीनों ही ये प्रणाली क्या हैं? सही हैं, जो भारत के वायसराय यानी जॉन लॉरेंस के द्वारा सुधार किया गया था। तो इस लिहाज से आपका विकल्प कौन सा सही होगा? उपरोक्त सभी, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा और महत्वपूर्ण भी हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? विलियम एडम्स के द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी यानी 1839 की स्थापना कहाँ की गई थी? बात समझ रहे हैं? विलियम एडम्स के द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी यानी 1839 की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ए विकल्प है लंदन में, बी विकल्प है पुणे में, सी विकल्प है बॉम्बे में और डी विकल्प है कलकत्ता में। विलियम एडम्स के द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो कब की गई थी? 1839 में। पर इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो आपसे पूछ रहा है। विकल्प है लंदन, पुणे, बॉम्बे, कलकत्ता। तो दोस्तों, विलियम एडम्स के द्वारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी लंदन में की गई थी। कब की गई थी? तो ये 1839 में की गई थी। कहाँ की गई थी ये याद रखने लायक है, और कौन सी ईयर में की गई थी ये याद रखिएगा। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? प्रश्न क्या है कि 1813 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? विकल्प है लाला हरदयाल, बी विकल्प है भगत सिंह, सी विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, डी विकल्प है राज बिहारी बोस। तो 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपको किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपका सिलेक्शन दिला सकता है। हम ऐसे ही प्रश्नों पर डिस्कशन करते हैं ताकि आप ये समझ पाएँ कि एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राज बिहारी बोस। तो 1913 में हुए सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना कब किसने की थी? तो 1913 में की गई थी गदर पार्टी की स्थापना फ्रांसिस्को में। और किसके द्वारा की गई थी? तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया, तो इसका सही उत्तर है लाला हरदयाल। क्या हो जाएगा दोस्तों? लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का अध्यक्ष था जिसकी स्थापना 1851 में हुई थी। बस समझिए दोस्तों, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। प्रश्न क्या है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में की गई थी, लेकिन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न आपसे है। विकल्प क्या है? राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, प्रसन्ना कुमार, द्वारकानाथ टैगोर।
लाजवाब प्रश्न है, फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। कई बार आपने इस तरह के प्रश्न पढ़े भी होंगे। अगर आप तैयारी करते हैं तो धीरे धीरे छोटे छोटे कदम से तैयारी की तरफ बढ़िए। आप यकीन मानिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, अपने मेहनत पे यकीन रखिए, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष था जिसकी स्थापना 1851 में हुई थी। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे प्यारे दोस्तों राधाकांत देव। कौन थे? राधाकांत देव जो है वो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको कुछ बातों पे ज़रूर ध्यान रखना होगा। पहला पेशेंस है कि अगर आप जितना ज़्यादा पेशेंस रखेंगे, भरोसा रखेंगे खुद पर, ईश्वर पर, अपनी मेहनत पर, तो आप एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्तों। भरोसा भी चाहिए आपको, पेशेंस यानी इंतज़ार, क्योंकि हर चीज़ समय चाहती है दोस्तों। किसी चीज़ पर अगर आप अच्छे से समय दे देते हैं, लगन के साथ, मेहनत के साथ, तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। अगला प्रश्न है, बम्बई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? प्रश्न है, बम्बई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? विकल्प है मुकुंद राव पाटिल, CN मुदलियार, VR शिंदे, श्री नारायण गुरु दोस्तों। तो बम्बई में क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। बम्बई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना या शुरुआत किसने की थी, ऐसे भी कहा जा सकता है। सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? मुकुंद राव पाटिल, CN मुदलियार, VR शिंदे, श्री नारायण गुरु। दोस्तों, बम्बई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? तो ये शुरुआत की थी श्री R शिंदे ने। किसने की थी दोस्तों? VR शिंदे ने, याद रखिएगा, श्री VR शिंदे ने की थी। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि संथाल आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता, जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था। इस आंदोलन का नाम झारखंड और पश्चिम बंगाल में रहने वाली संथाल नामक जनजाति के नाम पर रखा गया था। संथाल आंदोलन 1895 से 1900 के बीच हुआ था। संथाल आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो स्थायी जमींदारी बंदोबस्त अधिनियम का क्रियान्वयन था। उपरोक्त में से कौन सा सही है? विकल्प आपके सामने है दोस्तों। पहला सही है, पहला और दूसरा सही है, पहला दूसरा चौथा सही है, सभी सही है। तो ये कथनों पर विचार करते हैं। तो संथाल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता, जमींदारों, साहूकारों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था। बिल्कुल सही है दोस्तों ये चीज़। इस आंदोलन का नाम झारखंड और पश्चिम बंगाल में रहने वाली संथाल नामक जनजाति के नाम पर रखा गया था। तो ये विकल्प भी सही है। संथाल आंदोलन जो था 1895 और 1900 के बीच हुआ था। क्या ये कथन सही है दोस्तों? तो ये कथन क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। संथाल आंदोलन का मुख्य कारण स्थायी जमींदारी और बंदोबस्त अधिनियम का क्रियान्वयन करना था। तो ये बिल्कुल सही है। तो यानी पहला, दूसरा और चौथा कौन सा ऑप्शन पे दे रहा? सी विकल्प पे दे रहा है। तो सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कलकत्ता ब्लैक होल त्रासदी की घटना कब घटित हुई थी? विकल्प है 1758, 1764, 1756, 1759। कलकत्ता ब्लैक होल त्रासदी की घटना कब घटित हुई थी? 1758 में, 1764 में, 1756 में, 1759 में। तो दोस्तों, कलकत्ता ब्लैक होल त्रासदी की घटना घटित हुई थी 1756 में। कब घटित हुई थी दोस्तों? 1756 में ये घटित हुई थी। तो इसी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए विकल्प है राव तुलाराम, बी विकल्प है खान बहादुर खान, सी विकल्प है अजीमुल्ला खान, डी विकल्प है अहमदुल्ला। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था अहमदुल्ला ने। किसने किया था दोस्तों? अहमदुल्ला ने किया था। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय राजकुमारों के लिए काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज
और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय राजकुमारों के लिए काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? विकल्प है लॉर्ड लॉर्दब्रुक, बी विकल्प है लॉर्ड मेयो, सी विकल्प है लॉर्ड लिटन, डी विकल्प है लॉर्ड रिपन। भारतीय राजकुमारों के लिए काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? भारतीय राजकुमारों के लिए काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो व्यक्ति थे प्यारे दोस्तों लॉर्ड मेयो। कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? विकल्प है 1839, 1845, 1847, 1851। कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इससे पहले भी हमने प्रश्न को डिस्कशन किया था कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्ष कौन थे, और साथ में वर्ष भी दिया हुआ था। तो कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी प्यारे दोस्तों 1851 में। कब हुई थी? 1851 में हुई थी, याद रखिएगा। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों कि कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1851 में। तो डी विकल्प सही हो गया था। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी 1905 की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? विकल्प है बाल गंगाधर तिलक, एम.एन. राय, गोपाल कृष्ण गोखले, एन.डी. मजूमदार। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक, एम.एन. राय, गोपाल कृष्ण गोखले, एन.डी. मजूमदार। तो प्यारे दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पुणे में हुई थी, और किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पुणे में की गई थी। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि ताना भगत आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प है ताना भगत एक आदिवासी समुदाय है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। उन्होंने गांधी जी की अहिंसक प्रतिरोध की विचारधारा का विरोध किया था। तो ये भी गलत हो जाएगा। यह आंदोलन जमींदारी विरोधी आंदोलन था, ये बिल्कुल सही है। तो कथन तीसरा सही हो जाएगा, जो कि आपके विकल्प बी में दे रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि ब्रिटिश शासकों ने भारत में मुख्यतः नई शिक्षा प्रणाली क्यों शुरू की थी? विकल्प है कंपनी के लिए कार्यालय कर्मचारियों का एक वर्ग प्रदान करना था, ईसाई मिशनरियों के काम को बढ़ावा देना था, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के बारे में जागरूकता पैदा करना था, सुशासन की क्षमता उत्पन्न करना था। इसका बहुत ही आसान उत्तर है दोस्तों, ब्रिटिश शासकों ने भारत में मुख्यतः नई शिक्षा प्रणाली क्यों शुरू की थी? कंपनी के लिए कार्यालय कर्मचारियों का एक वर्ग प्रदान करना, ईसाई मिशनरियों के काम को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के बारे में जागरूकता पैदा करना, या फिर सुशासन की क्षमता को उत्पन्न करना। तो दोस्तों ब्रिटिश शासकों ने भारत में जो नई शिक्षा प्रणाली लागू की थी वो क्यों शुरू की थी? उसका सीधा सा कारण था कंपनी के लिए कार्यालय कर्मचारियों का एक वर्ग प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, यानी जो कंपनी थी उसमें जो कार्यालय था कंपनी का, उसमें जो कर्मचारी थे उनका एक वर्ग स्थापित करना था इनको, इसलिए उन्होंने शिक्षा नीति लागू की थी। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है प्रांतीय समूहन, भारतीयों का अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। कैबिनेट मिशन योजना के बारे में कौन सा कथन ऐसा है जो सही नहीं है? तो दोस्तों प्रांतीय समूहन ये सही है, भारतीयों का अंतिम मंत्रिमंडल ये भी सही है, संविधान निर्माण का अधिकार, ये तीनों ही बातें कैबिनेट मिशन की योजना के बारे में सही हैं। लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन योजना में शामिल नहीं थी दोस्तों, याद रखिएगा। पाकिस्तान की जो स्वीकृति है वो कैबिनेट मिशन योजना का हिस्सा नहीं थी। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन,
और ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस इंडिया लीडर द्वारा ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन का दौरा किया गया था, यानी कौन सा ऐसा नेता था जिसके द्वारा ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन का दौरा किया गया था। विकल्प सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। देखिए इंडिया लीडर, कौन से इंडिया लीडर थे, तो ये महात्मा गांधी थे दोस्तों, जिन्होंने ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन का दौरा किया था। कब किया था, याद रखिएगा 1947 में किया था। कब किया था, 1947 में किया था। तो इंडिया लीडर के द्वारा ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन का दौरा कब किया गया था, तो ये किया गया था 1947 में। किसके द्वारा किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। सन भी और किसके द्वारा किया गया था, तो महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि प्रारंभ में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों के लिए चार्टर स्वीकृत किया था। ये विकल्प है 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। प्रारंभ में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों के लिए चार्टर स्वीकृत किया था, तो ये 15 वर्षों के लिए स्वीकृत किया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। कितने वर्षों के लिए दोस्तों, 15 वर्षों के लिए, याद रखिएगा 15 वर्षों के लिए। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस लास्ट वाला प्रश्न हमने क्या देखा कि प्रारंभ में महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों के लिए चार्टर स्वीकृत किया था, तो 15 वर्षों के लिए, याद रखिएगा 15 वर्षों के लिए किया था। तो डी विकल्प सही हो गया। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना विलियम बेंटिंक के द्वारा किस वर्ष की गई थी। विकल्प है 1828, 1829, 1833, 1835। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना विलियम बेंटिंक के द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी दोस्तों 1835 में। कब की गई थी, 1835 में की गई थी, याद रखिएगा 1835 में की गई थी। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर आपसे पूछ ले कि उसकी डेट क्या थी दोस्तों, तो उसका भी बहुत ही आसान है, 18 जनवरी, याद रखिएगा 18 जनवरी को, ठीक है, 18 जनवरी 1835 को। आगे चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, 1857 के महान विद्रोह की समाप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने रंगून में निर्वासित कर दिया था। बहुत ही आसान, देखते ही आप उत्तर दे देंगे। नाना साहेब, तात्या टोपे, बहादुर शाह द्वितीय, बेगम हजरत महल। जी हाँ दोस्तों, 1857 के महान विद्रोह की समाप्ति के बाद निम्नलिखित में से अंग्रेजों के द्वारा जिसे रंगून भेज दिया गया था वो थे बहादुर शाह द्वितीय। कौन थे दोस्तों, बहादुर शाह द्वितीय थे, याद रखिएगा कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय को 1857 के विद्रोह के बाद रंगून भेज दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन भी आपको पसंद आएगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने लगन के साथ, अपने जुनून के साथ अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए दोस्तों, क्योंकि संघर्ष ही सफलता की असली कुंजी है। अगर आप संघर्ष और मेहनत से पीछे हट जाएंगे तो सफलता आपको कभी मिल नहीं पाएगी। इसलिए दोनों से जुटे रहिए, भरोसा रखिए अपने मेहनत पर भी और अपने ईश्वर पर भी। तो फिर मिलेंगे, हमारी और आपकी मुलाकात होगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।